हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप लोग जा रहे हैं सीटेट की परीक्षा देने और मन में बहुत सारा डर है कि पता नहीं एग्जाम कैसा होगा और ये छूट गया है, ये तैयारी हो गई है, ये सब्जेक्ट रह गया है। तो आप सभी के लिए देखिए एक रामबाण तरीका है सीटेट को पास करने का। अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं तो आपका फेल होने का तो कहीं चांस ही नहीं उठता है। और साथ ही साथ इन ट्रिक्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर पाएंगे अपने सीटेट के एग्जाम में। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है, अगर वो की पॉइंट्स हमारे दिमाग में रहते हैं तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ना के बराबर गलती होने के चांस रहते हैं। तो कौन सी वो ट्रिक्स है, कौन से वो टिप्स है जिससे आपकी पूरी पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी आपकी पूरा 75 नंबर की पेडागोजी ही आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है। तो उस पेडागोजी पर आप किस तरीके से अपनी पकड़ बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सो गाइज, आज हम बात करेंगे सुपर टेट 2022 के लिए सबसे अपडेटेड और बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो वो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगी चक्षु पब्लिकेशन की। वो किस लिए, तो इसके पीछे रीजन देखते हैं किस वजह से इसको बेस्ट बताया गया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तो है गाइड, इसकी अलग अलग बुक्स भी आती है, अलग अलग सब्जेक्ट की गाइड लेना चाहें तो गाइड भी ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपकी क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ आपको पिछले 4 महीने की इसमें करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगी। बहुत अपडेटेड बुक है, लेटेस्ट है। और साथ ही साथ पिछले 2 वर्षों के यहाँ पर प्रश्न पत्रों को भी हल किया गया है। तो फुल पैकेज है आपके लिए। इसमें कुल 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं, आपके अध्यायवार क्वेश्चंस भी और थ्योरी, उसके बाद फिर क्वेश्चंस। साथ ही एक और यहाँ पर बेहतरीन बात यह है कि आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन अपना यहीं पे रख के पढ़ना है। आपके सामने विश्लेषण चार्ट होगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहले पढ़ना होगा, किससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पूरा विश्लेषण चार्ट दिया गया है हर एक सब्जेक्ट का इस गाइड में। ऐसे ही अलग अलग बुक्स भी इस पब्लिकेशन की आती है और इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। साथ ही आपके किसी भी आसपास के जो आपका बुक स्टोर होगा वहां भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पूरा आप विश्लेषण चार्ट देख पाएंगे। इसमें हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है बहुत बेहतरीन ढंग से। और मैटर की अगर बात करूं तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये प्रीवियस ईयर पेपर से के लिए भी आपको कोई अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी में दिए गए हैं और पूरा एक्सप्लेन करके सभी इनके उत्तरों को बहुत आसानी से आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहे तो प्रैक्टिस सेट भी इसके अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर 15 आपको सोल्व प्रैक्टिस सेट भी इसके, अगर आप प्रैक्टिस सेट लेंगे तो उसमें मिल जाएंगे बहुत ही ऑथेंटिकेटेड सभी क्वेश्चंस। तो ये थी आपकी स्टेट के लिए रिकमेंडेड बेस्ट बुक। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हुए तो आप बहुत सही और सटीक आंसर करेंगे। चाहे तो आप किसी प्रैक्टिस सेट को इसके बाद लगा करके देखना, पेडागोजी का सवाल आपका सारे के सारे सही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ इस तरह के वर्ड्स दिखते हैं तो यानी आपका आंसर सही वही वाला ऑप्शन माना जाएगा। और अगर कुछ वर्ड्स फिर मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि अगर कहीं भी ऑप्शन में आपको नेगेटिव सेंस का ऑप्शन ढूंढना है तो आपको किस तरह के वर्ड्स देख करके पहचान करनी होगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही सारी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, देखिए जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप अपने आप को अध्यापक मानेंगे और साथ ही साथ आपको देखना है कि जो भी ऑप्शन बच्चों का सबसे ज्यादा, अगर बात करें फेवर में बात कर रहा हो, वही ऑप्शन सही होता है। जैसे आपको ढूंढना है कि ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन आपके सामने आपको ढूंढना है उन ऑप्शंस में कि जो बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करता हो,
कहीं ना कहीं वो करके सीखने पर जोर देता हो कि बच्चा अपने आप करके सीखेगा, ठीक है, वो एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो स्वयं करके सीखता है बच्चा। जिस भी ऑप्शन में इस तरह के वर्ड्स का आपको यूज देखने को मिलेगा वही आपका सही आंसर होता है। साथ ही बच्चे के जो विचार होते हैं उनका आपको सम्मान करना है, उसको अभिव्यक्ति की पूरी पूरी आपको स्वतंत्रता देनी है, अपनी बात सामने रखने की, अपने विचार प्रकट करने की। साथ ही साथ बच्चे को हस्तपरक अनुभव दिलाना है, बच्चा अपने हाथ से सीखेगा, करके सीखेगा। समूह चर्चा पर जोर देना है, बच्चा समूह में ज्यादा सीखता है। तो ये पॉइंट्स आप अपने दिमाग में इनको सेट करते हुए चले। बच्चे से आपको लगाव रखना है, पिटाई डंडा आप नहीं उठाएंगे, बहुत लगाव से आपको सारी चीजें उसको सिखानी है। साथ ही साथ उसको प्रोत्साहन देना है, प्रोत्साहित करना है, ठीक है। आपको बच्चे को ये मान के चलना है कि बच्चा सब कुछ कर सकता है, तो आपको उसको सिर्फ प्रोत्साहित करते रहना है। साथ ही साथ जिज्ञासा बढ़ाने वाले आपको क्रियाकलाप करने होंगे या ऐसी विधि, शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होगा जिससे बच्चे की जिज्ञासा बढ़ेगी। साथ ही साथ उन्हें क्षेत्र भ्रमण के अवसर, जिससे कि वो प्रत्यक्ष अनुभव ले सके। यानी अगर आप कोई भी विषय ऐसा पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको आसपास की किसी चीजों के बारे में, किसी भी ऐसे संस्थान के बारे में बताना है जहां आप उसको प्रत्यक्ष अनुभव दे सकते हैं, तो आप जहां भी क्षेत्र भ्रमण की बात की गई होगी वो ऑप्शन सबसे सही माना जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा पर आपको डिपेंड रहना है, यानी आपके हिसाब से स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे के हिसाब से होगी। बच्चा जिस तरीके की इसका सोचता है, जैसी उसकी रुचि है, उसके अनुसार आपको पढ़ाना है। बच्चा आपके लिए नहीं है, सारी सुविधाएं बच्चे के लिए है, शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है। साथ ही व्यवहारिक कुशलता, बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान कुशलता भी आपको देनी होती है। वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ना है आपको हर एक विषय को, चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, भाषा हो, सबको आपको उसके दैनिक जीवन से जोड़ना है, उसका प्रयोग सिखाना है वास्तविक जीवन में। इस तरह का ऑप्शन जहां भी आपको मिलेगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। साथ ही लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण आपको कक्षा में देना है, ठीक है। बच्चे अपनी मर्जी के हिसाब से पढ़ेंगे, आपको उनको पूरी छूट देनी है कक्षा में, आप उन पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। समावेशी कक्षा, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, सभी के लिए सामान्य स्कूल में पढ़ने का और उनको नियमित स्कूल जाने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी अक्षमता वाले बच्चे हो, ठीक है, बिल्कुल। साथ ही समान व्यवहार करना है प्रत्येक बच्चे के साथ, कोई भेदभाव आपको नहीं करना है। तो जहां जो ऑप्शन आपको ये झलकता दिखे कि बच्चों को समानता का व्यवहार उसमें किया जा रहा है वो सही होगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग आपको बच्चे को करना सिखाना है, अलग अलग प्रयोग उसको सिखाना है, भाषा का प्रयोग, ठीक है। आगे बात करें, बच्चे से बहुत सारी विभिन्न गतिविधियां आपको करवानी है, बच्चे को बिल्कुल एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है, ठीक है। खाली नहीं बैठना चाहिए बच्चे को कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव करवाते रहेंगे उससे। साथ ही अगर बच्चा कोई गलती करता है, त्रुटि करता है, तो आप उसको डांटेंगे नहीं, क्योंकि त्रुटि तो एक आपके लिए एक अवसर की तरह होता है जिससे कि आप यह जान सके कि बच्चा कैसे सीखता है। और त्रुटि तो अस्थायी होती है और शिक्षण प्रक्रिया का एक अंग होती है, त्रुटि तो होती ही है इंसान से, ठीक है। उसको आप नकारात्मक वाक्य में नहीं लेके जाएंगे, वही वाला सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा जिसमें त्रुटि जो है त्रुटि करना सही बताया गया होगा, क्योंकि वो आपको अवसर देता है बच्चे कैसे सीखते हैं ये जानने का। इसके साथ ही एक और पॉइंट है प्रगतिशील शिक्षा, आपको प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा देना है। बहुभाषिता, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके कि अगर आपकी कक्षा में बहुभाषिता है तो क्या वो एक अध्यापक के लिए संसाधन के रूप में कार्य करेगा या फिर वो उस पर बोझ बनेगा। तो आपको समझना है कि जितनी ज्यादा भाषाओं वाले बच्चे हैं उतना ही अच्छा आपके लिए है, वो संसाधन की तरह आपको उसको प्रयोग करना है, ठीक है। तो बहुभाषिता आपके लिए संसाधन है। आगे बात करेंगे प्रश्न करने के अवसर देना, बच्चे को पूरा खुला छोड़ना है आपको, जितना वो प्रश्न करे उतना अच्छा माना जाएगा। तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्ति करने की, प्रश्न करने के आपको अवसर उसको देना है, ठीक है। साथ ही बच्चे से जो आप प्रश्न पूछेंगे तो वो कैसे प्रश्न होने चाहिए, बच्चे से आपको जो सवाल करने हैं वो मुक्त उत्तर वाले होने चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आपने उससे एमसीक्यू पूछ लिए जिसमें आपको आंसर करना होगा बच्चे को सिर्फ ए या बी, इस तरह के प्रश्न आप नहीं पूछेंगे। आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिसमें बच्चा अपसारी चिंतन कर पाएगा, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाएगा, बच्चा अलग अलग तरीके से सोच पाएगा।
उन प्रश्नों को आपको बढ़ावा देना है। साथ ही पोर्टफोलियो का प्रयोग करना है जिससे बच्चे के बारे में आपको पूरी जानकारी हो। सहयोग और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, बच्चे को समूह में उनसे ऐसे क्रियाकलाप करवाने हैं, समूह में प्रोजेक्ट विधि, कोई भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं आप बच्चे को, तो वो सबसे अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, बच्चे के विचार या बच्चों को विचार अभिव्यक्त करने की आपको स्वतंत्रता देनी है। साथ ही साथ सृजनात्मक बालक किसको माना जाएगा, जो नए नए क्रियाकलाप करता हो या नए ढंग से कार्य को करता हो, नवीनता हो, जिसके कार्य में मौलिकता हो, लचीलापन हो, धारा प्रवाह हो, ये सभी किसके कारक है, सृजनात्मकता के कारक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। साथ ही साथ आपको बच्चा जहाँ गलती करता है उसका निदान करके उसका उपचार आपको करना है। ऐसा नहीं है कि गलती कर दी उसके बाद आपने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया, नहीं, आपको उसका निदान करके, निदान मतलब पहचान करके फिर उसका उपचार करना है कि गलती को सुधारना है। ठीक, इसके साथ ही और गलती सुधारने का अवसर भी बच्चे को ही देना है। ऐसा नहीं कि उसने कोई गलती की, आपने उसको काट करके उसकी जगह सही लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। आपको इतना अच्छा शिक्षक बनना है कि जितनी भी, अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसमें भी आपकी गलती है। अगर बच्चा अपनी बातों को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं है, भाषा नहीं सीख पा रहा है, तो भी वहाँ प्रशासन की या विद्यालय की अध्यापक की गलती होती है, बच्चे की कहीं गलती आप नहीं मानेंगे। इसी के साथ एक अच्छा अध्यापक होने के नाते आपका उत्तरदायित्व भी ये है कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएंगे आप। ठीक है, आत्मनिर्भर बच्चे को बनाना है, सकारात्मक दृष्टिकोण उसमें आपको लेकर के आना है बच्चे को। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों में आपस में स्वस्थ या स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो, साथ ही साथ स्वयं से प्रतिस्पर्धा बच्चे करना सीखे। ठीक है, द्वेष ना हो, बिल्कुल भी आप किसी में भेदभाव ना करें। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स है जो कि जीन पियाजे की थ्योरी से आपके पेपर में बहुत आता है, जीन पियाजे और वाइगोस्की। तो आप कैसे संबंध पहचानेंगे, कई बार पूछ लेता है 3-4 कथन देके कि निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वाइगोस्की की थ्योरी से संबंधित है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, आपके प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो भरमार मिलेगी। तो आपको यहाँ कुछ की पॉइंट्स बता देती हूँ मैं कि जीन पियाजे से संबंधित कौन कौन से है। अगर इनमें से कोई आया तो जीन पियाजे, इनमें से कोई आया तो यानी वाइगोत्स्की की बात की जा रही है। और हाँ गाइस, मैं अभी रेगुलर क्लास नहीं ले पा रही हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है कि थोड़ा सा मुझे गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, टॉन्सिल्स की वजह से मैं ज़्यादा देर तक बोल नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से मैं आपकी क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ जल्दी से ठीक होकर के आपको मैराथन वगैरह मुझे प्रोवाइड करनी है। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, तो चलो आगे बता देती हूँ पहले, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी था ताकि आप अच्छा स्कोर, कम से कम पेडागोजी आपकी मुट्ठी में हो, आप वहाँ से कोई क्वेश्चन गलत ना करें तो वहीं से आपका तय हो जाता है सीटेट पास करना। बाकी चीज़ें तो एडिशनल है, फिर आप जितना पढ़ लोगे उतना ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ जाओगे। जीन पियाजे की बात करें तो जहाँ भी विचारों की बात हो, ज्ञान के निर्माण करने की बात हो, संरचना, बच्चा संरचनावादी होता है ना, संकल्पना निर्माण की बात हो, खोजबीन करने वाला बच्चे की बात की गई हो, अनुकूलन, व्यवस्थापन और संज्ञानात्मक विकास, समावेशन, समायोजन की बात की गई हो, स्कीमा बहुत पूछा जाता है, स्कीमा की बात की गई हो। ठीक है, सोच, चिंतन, रचनात्मकता और कल्पना, अगर ये पॉइंट्स आपको कहीं देखने को मिलते हैं और पूछा जाए किसकी थ्योरी की बात है तो वहाँ आपको जीन पियाजे बताना होगा। वाइगोत्स्की की अगर बात करें, ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके साथ ही बात करें मचान, ढांचा या पाड़, ठीक है, इनकी ये टर्म्स आपको देखने को मिले तो वाइगोत्स्की आपको समझ जाना है, यानी वाइगोत्स्की की थ्योरी की बात हो रही है। सहयोग, अनुकरण करना, ठीक है, सक्रिय भागीदारी, परस्परता, समाज, संस्कृति, भाषा, इन सभी से संबंधित कौन है, वाइगोत्स्की है। ठीक है, बिल्कुल, तो ये आपको दोनों के बारे में ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, अब देखना ये है, ये तो था कि क्या क्या आपको करना है। ठीक है, एक अच्छे अध्यापक होने के नाते आप ये सब कार्य करेंगे। ठीक है, इसमें सारा कवर हो जाता है, आपको कितना भी डिफरेंट क्वेश्चन बना ले, इनमें से कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर वहां पर मिल जाएगा। वहीं अब हम बात करेंगे कुछ नेगेटिव टर्म्स है जिनसे आपको बचना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा जाए तब तो फिर आप इनके साथ ही जाएंगे कि भाई कौन सा नहीं है, कौन सा सबसे उपयुक्त कथन नहीं है। ठीक है, तब तो फिर आपको इन्हीं के साथ जाना है। तो आपको प्रश्न में ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहां नहीं तो कहीं नहीं तो नहीं पूछा गया है,
तो उस बात का आपको ध्यान रखना है, तभी आपको इनको आंसर करना है और ज्यादा से ज्यादा इन पॉइंट्स से बचना है। अगर नहीं पूछे तो ही इनके साथ जाना है, नहीं तो इनसे आप दूरी बना करके रखेंगे, तभी आप एक अच्छे शिक्षक माने जाएंगे। ठीक है, चलो, एक अच्छे शिक्षक होने के नाते आपको पक्षपात से बचना है, पक्षपात नहीं करना है, लैंगिक असमानता से दूर रहना है। ठीक है, सबके साथ समान व्यवहार आपको करना है, रूढ़िवादी सोच को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना। इसके साथ साथ अध्यापक और पुस्तक केंद्रित शिक्षा जहां दिया गया हो उससे आपको बचना है, क्योंकि आपको किस चीज को बढ़ावा देना है, बाल केंद्रित शिक्षा पर, ना कि अध्यापक और पुस्तक। ये तो बाद में आते हैं, पहले तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात होगी, वही ऑप्शन सही माना जाएगा। जहां ऐसी कोई बात हो तो वो ऑप्शन गलत होगा, अगर नहीं दिया, अगर नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, आगे बात करें, कुछ शब्दावली मैं आपको बता रही हूं कि अगर ऐसी बात आए तो आप देखकर ही समझ जाना कि ये ऑप्शन तो पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही गलत है। कैसे, अगर कहीं रटने की बात पर जोर देने की बात हो, स्मरण करना, याद रखना, कंठस्थ करना, या किसी भी ऑप्शन में ऐसा लिखा हो कि केवल यही एक इसका एकमात्र तरीका है कार्य करने का, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं डोमिनेटिंग, उनसे भी आपको बचना है। केवल, ही, मात्र, बजाय, सिवाय, ठीक है, इन सब से आपको बचना है। रटना, स्मरण करना, अगर ये कहीं आपको ऑप्शन में दिख जाए, केवल लिखा दिख जाए, तो वो ऑप्शन तो फिर पूरा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा है तो वही हो जाएगा आंसर, नहीं तो आपको इनको छोड़ देना है। ठीक है, इन ऑप्शंस से फिर आपको वहां पर बचना होगा। इसी प्रकार से जैसे दंड की बात की गई हो, हतोत्साहित करने की बच्चे को, अनुशासन थोपने की उस पर, बोझ, समस्या, शिकायत करना बच्चे की, सजा देना बच्चे को, ये सारे नेगेटिव सेंस के वर्ड्स हैं। तो इनसे आपको ध्यान रखना है, इनसे बचना है, इन वर्ड्स से जहां भी ऑप्शन में दिख जाए, यानी वो ऑप्शन बिल्कुल भी एक अच्छे शिक्षक के नाते आप उसको नहीं अपनाएंगे। ठीक है, ये वे सारी चीजें हैं जिनको आपको नहीं अपनाना है। कौन सी अपनानी थी? जो ऊपर वाली हमने देखी। निष्क्रिय, बच्चा निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, वो सक्रिय रहना चाहिए हमेशा अपनी कक्षा में, नई नई चीजें वो सीखता रहे। बच्चा कोरी स्लेट या कागज नहीं होता है, ये भी बात ध्यान रखनी है। परिभाषा रटाने या नियम याद करवाने पर बिल्कुल आप जोर नहीं देंगे, नहीं तो आप अच्छे शिक्षक नहीं। अगर आप परिभाषा या नियम याद करवाते हैं, और क्या करवाएंगे फिर? तो आपको उनको दैनिक जीवन में उनका जो आप बात कर सकते हैं कि व्यवहारिक जीवन में आपको उनका प्रयोग सिखाना है, ना कि नियम और परिभाषाएं याद करवाना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। साथ ही तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावलियों से आपको बचाव करना है, उनको नहीं अपनाना। ठीक है, क्योंकि आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। व्याख्या नहीं करनी है, व्याख्या विधि अच्छी नहीं मानी जाती प्राथमिक बच्चों के लिए। साथ ही परीक्षा, अंक, ग्रेड, रैंकिंग देना, उनको उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के लिए परीक्षा करवाना है, मूल्यांकन करना, उनकी उपेक्षा करना, या परीक्षा के लिए मूल्यांकन के लिए परीक्षा करवाना, अंक निर्धारित करना, उनमें अंतर देखना कि कौन सा बच्चा, तुलना करना, ये सारे बिल्कुल नेगेटिव फैक्ट्स हैं, इनसे आप बचाव करेंगे। साथ ही व्याकरण पर बल नहीं देंगे। इसी के साथ ही बच्चे की गलतियों को इंगित बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर बच्चा गलती करता है तो आप उसको हाईलाइट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरे से तुलना बिल्कुल नहीं करनी है, ना ही आपको कोई भी पक्षपात करना है किन्हीं भी दो बच्चों के बीच, या किसी एक को आप ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे से अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, जाति लिंग के आधार पर अगर आप भेदभाव करते हैं तो आप अच्छे शिक्षक नहीं हैं। ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर आपको विभाजन नहीं करना है समूह का, उनका वर्गीकरण नहीं करना है, अलग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ समावेशी शिक्षा की बात होती है। वर्गीकरण या समूह विभाजन आप इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, साथ ही आपको बाहरी अभिप्रेरणा नहीं देनी है। बच्चे को पुरस्कार देकर के उसको आप नहीं कहेंगे कि मैं आपको 2 चॉकलेट दूंगी, आप इस टेस्ट को पास करके दिखाओ। इस तरह की बाहरी अभिप्रेरणा आपको नहीं देना है। आंतरिक अभिप्रेरणा उसके अंदर आपको भरनी होती है, ना कि बाहरी। इसके साथ ही बंद अंत वाले प्रश्न बच्चे से आप नहीं पूछेंगे, जिनसे कि अभिसारी चिंतन हो। तो फिर कैसे पूछने हैं? अपसारी चिंतन वाले आपको पूछने हैं। ठीक है, तो ये भी आप जो भी इस तरह के प्रश्न की अगर बात आए तो उनसे आपको बचना है। जैसे एमसीक्यूज हो गए तो उन प्रश्नों को अच्छा नहीं माना जाता प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। नियंत्रित करना, तो ये सारे कुछ फैक्ट्स थे, पॉइंट्स थे जो नेगेटिव वर्ड है, इनसे आपको बचना है। अगर प्रश्न में नहीं लिखा हो तो आप इनके साथ जाएंगे, नहीं तो इनसे आप बचेंगे। ठीक है,
बाकी कथन वाले ही आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से बताओ कौन सा गलत है। ज़्यादातर नहीं वाले ऑप्शन ही आजकल पूछे जा रहे हैं। आपके सीटेट का ट्रेंड अगर बात करें तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए ज़्यादा पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये तो थी आपकी मेन, अगर बात करूँ मैं तो सीडीपी के लिए। बाकी हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश और आपकी बाकी चारों सब्जेक्ट के लिए भी एसएसटी, उनमें कौन कौन से की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे, उनमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है चीज़ें, ठीक है। तो उनकी पेडागोजी को करते हुए आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसके लिए अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगी जिसमें हिंदी और इंग्लिश और बात करें ईवीएस को सोल्व करते समय उसके क्वेश्चंस को आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है वो ट्रिक्स आपको मैं बता दूंगी, जिससे आप बड़ी आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी आप बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स को एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि सब इस वीडियो से लाभ उठा पाए, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद।